मेरे पास बच्चों का बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर थोड़ा इम्पोर्टेंट बता दो। देखिए, आप थोड़ा सा अगर इसे स्ट्रक्चर में रह के अपना सिलेबस तैयार करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ एक चीज़ बेसिक ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आपके क्या आएंगे, आपके लगभग 10 ऑब्जेक्टिव कह रहा हूँ, सिंपल 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे लिखने के लिए। आपने उसमें से आई थिंक 2 छोड़ने होंगे, आई थिंक 8 आपको करने होंगे, कुछ इस तरह का पैटर्न होगा। तो आपने क्या याद करना है, आपने छोटे छोटे वर्ड होंगे, मैं उन्हें आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप थोड़ा उनको वहाँ से भी तैयार कर लेना। जैसे कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स, व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ अपीयरेंस, आपके सिलेबस में दिए हुए हैं ना। थेल्स के अकॉर्डिंग सब्सटेंस क्या है, ऐसा हेराक्लाइटस के अकॉर्डिंग सब्सटेंस क्या है, उस तरह के डेफिनेशन वाले वन लाइनर क्वेश्चन आपके आएंगे 10। आपको एक तो प्रॉपर उनको तैयार करना है, ठीक है। और उसके बाद आएंगे आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने उन पे फोकस करना है। तो थोड़ा सा मैं आपके लिए एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, सबसे जो पहली यूनिट है आपकी, जरा थोड़ा यूनिट वाइज देख लेते हैं थोड़ा। नेचर, प्रॉब्लम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फिलॉसफी। आपको लिखना कैसे है, आपको देखिए, वैसे तो हर किसी का लिखने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग बहुत छोटा लिखते हैं, कुछ लोग बड़ा लिखते हैं, बट एवरेज जितना मैंने पेपर हम चेक करते हैं उसमें बच्चों ने लॉन्ग क्वेश्चन 4 या 5 पेज का, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से लिखा होता है, 4 या 5 पेजेज का। किसी की राइटिंग बहुत छोटी है तो वो कम भी लिख सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने भी आप पेपर डील करोगे उसमें आपने चार्ट की फॉर्म में चीज़ें बनानी है। चार्ट मतलब कुछ एक फ्लो चार्ट हम बनाते हैं, डेफिनेशन वाली बात। तो थोड़ा सा कोशिश रखना कि उस तरह के फ़्लो चार्ट की फॉर्म में बनाए जाए। वो फ़्लो चार्ट किसे कहते हैं, मैं आपको नीचे ग्रुप में डाल दूंगा, कुछ एक एग्जांपल के लिए फ़्लो चार्ट। जैसे कभी कभी देखा होगा आपने, कुछ बच्चे लिखते हैं बॉक्स बना बना के लिखते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उससे एग्जामिनर के लिए समझना ईजी हो जाता है कि बच्चा कहना क्या चाहता है। और जितनी ज़्यादा हो सके कोशिश करना कि कटिंग ना हो पेपर में। क्या होता है अदरवाइज कि कटिंग की वजह से टीचर का एक माइंडसेट बन जाता है कि बच्चा कंफ्यूज है, ठीक है। तो आपको कम से कम कटिंग रखनी है। चलो, पहली जो यूनिट है आपका, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। क्या है, नेचर, प्रॉब्लम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फिलॉसफी। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपको सबसे पहले, चाहे इसमें कुछ भी पूछा जाए, पहले सवाल में आपने एक डेफिनेशन प्रॉपर याद कर लेनी है फिलॉसफी की, कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी, है ना। उसमें ट्रेडिशनल लैंग्वेज में आपने लिखना है फिलॉसफी। मैंने आपको वैसे क्लास में बहुत बार बताया है, बट फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी का जो लिटरल मीनिंग है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। क्या, फिलॉस प्लस सोफिया, मतलब नॉलेज से लव, लव फॉर नॉलेज। तो जब इसका तो लिटरल मीनिंग हुआ कि नॉलेज से प्यार करना फिलॉसफी है, ठीक। आपने इस डेफिनेशन को लिखना है, नीचे एक एग्जाम्पल ज़रूर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल देके अपनी बात को कहना है। उसके बाद आपने इंडियन पर्सपेक्टिव भी लिखना है उसमें, कि देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी, यानी कि इंडिया में फिलॉसफी को दर्शन कहा गया है। दर्शन मतलब चीज़ों को देखने का ढंग। अब वो मैंने आपसे क्लास में डिस्कस किया है, तो आप वो उसकी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, चाहे चैट जीपीटी से लिखे, चाहे किसी बुक से लिखे, है ना। फिलॉसफी को और क्या कहा गया है, फिलॉसफी को और एक तरह से सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन भी कहा गया है, ठीक। सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सेकंड लेयर पे जाके सोचते हैं, मतलब उसके ऊपर रीथिंकिंग करते हैं, कहने का मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, तो उसे कहा जाता है फिलॉसफी। जब भी आप थिंकिंग के बारे में रीथिंकिंग करेंगे, क्लियर। तो इस तरह की जो आपकी अप्रोच, उसमें आप कुछ एक नीचे एग्जाम्पल दे देंगे। 4 एग्जाम्पल आपने ज़रूर लिखना है। ब्लैक पेन से लिखो, चाहे ब्लू पेन से लिखे, लेकिन मैं कहूँगा कि ब्लैक पेन से लिखो।
जो आपके एग्जाम्पल है पूरी हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिखाई दे। क्लियर? चलो, अब एक डेफिनेशन आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दर्शन वाली, कि जो इंडियन पर्सपेक्टिव है उसमें फिलॉसफी को दर्शन कहा गया है। दर्शन का मतलब है कि चीज़ों को देखना। देखना मतलब क्या? अब मैंने आपसे क्लास में बहुत बार डिस्कस किया था कि ये जो देखना है केवल आँखों से देखना नहीं है। हमने 5 परसेप्शन की बात की थी क्लास में। मतलब कानों से सुनना, आँखों से देखना, है ना, जीभ से टच करना। तो ये 5 तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, हर किसी को मिलती है, चाहे आप हो चाहे मैं हो। किसी भी चीज़ के बारे में जो सबसे पहली प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमें हमारी 5 सेंसेस से मिलेगी। उसके बाद हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा जो माइंड है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हम अपने अंदर जो इन्फॉर्मेशन गई है उसको एनालाइज करते हैं, है ना, उसको हम देखते हैं, तो उसे कहा गया है दर्शन। तो जितना बड़ा इंसान का विज़न होगा इन सब चीज़ों को, वो उतने बड़े पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेगा। गेट क्लियर? चलिए, एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसको एस्थेटिकल एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। मैंने क्लास में आपसे कई बार डिस्कस किया होगा, चलो मैं दोबारा बोल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप कोई मूवी देखने के लिए गए थिएटर में। जब आप वहाँ मूवी देख रहे हैं तो जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो मूवी के अंदर जो स्टोरी चल रही है, अब आप उस स्टोरी के साथ कनेक्ट हो गए। जब भी उस मूवी में कोई इमोशनल सीन आ रहा है तो आपके आंखों में भी पैरेलली आंसू आ रहे हैं साथ साथ में। जैसे मूवी आपको कोई इमोशनल सीन दिखा रही है तो आप भी उसके साथ कनेक्ट हो गए और इमोशनली उसके साथ बहते चले जा रहे हैं। सो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप उस मूवी का दर्शन कर रहे हैं, आप उस मूवी को महसूस कर रहे हैं जैसी वो है। तो रियलिटी को ऐसा का ऐसा देखना जो आपके सामने है, उसको उसकी जैसी रियल फॉर्म में देखना, उसे हमने कहा दर्शन। तो इंडियन फिलॉसफी, जो इंडियन पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखना, वो है चीज़ों को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करना, उसे हमने कहा दर्शन। दर्शन मतलब देखना। आपने फिलॉसफी की डेफिनेशन 2-3 तरीके से दे देनी है। पहली जो डेफिनेशन है वो होगी इसकी लिटरल मीनिंग की डेफिनेशन। मतलब लिटरल मीनिंग का कहने का मतलब है कि फिलॉस प्लस सोफिया, है ना, आपने लिखना है कि इसका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है। ये 2 वर्ड का इसके मिल के बना है, फिलॉस प्लस सोफिया। उनके दे देना। फिलॉसफर का मतलब लव, नॉलेज, और सोफिया तो उन दोनों का लिटरल मीनिंग मिला के हमने क्या बना दिया, हमने मिलकर बना दिया कि नॉलेज से लव, प्रेम, एक्सेट्रा। नीचे एग्जांपल दे देना कि भाई कोई भी पर्सन है, अगर उसको एग्जांपल के लिए उसको बहुत जानना, उसके माइंड में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी रहती है चीज़ों को लेके, तो उसका बहुत मतलब लव है चीज़ों को जानने के बारे में, सीखने के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि उसका एक फिलॉसफिकल एटीट्यूड है। कुछ इस तरह का एग्जांपल। ठीक। सेकंड डेफिनेशन आपने दे देनी है थोड़ा सा पैरा चेंज करके, कि सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन वाली बात, कि फिलॉसफी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब भी हम थिंकिंग अबाउट थिंकिंग करते हैं ना, तो उसे भी हम फिलॉसफी कहते हैं। क्लियर? सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन कहते हैं उसको। ठीक है। तीसरा क्या लिखना है आपने? इंडियन पर्सपेक्टिव लिखना है कि इंडियन पर्सपेक्टिव फिलॉसफी का क्या है। ठीक। चलो, अब आपने लिखना है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको समझना, यानी कि दर्शन करना, है ना, वो इंडियन पर्सपेक्टिव है फिलॉसफी का। चलिए, जैसे कि आपने अब ये लिख दिया, ठीक है। अब कोई भी सवाल आए, अब उस आपसे ये पूछा जा सकता है कि फिलॉसफी का नेचर क्या है ना। तो फिलॉसफी का नेचर क्या है? देखिए, समझने वाली बात है कि फिलॉसफी का नेचर है, अभी अगर हम मान के चल रहे हैं कि नॉलेज से प्यार करना फिलॉसफी है, तो क्या हुआ? चीज़ों से प्यार करना, सीखने से प्यार करना, ये नेचर है। एग्जाम्पल के लिए कोई मुझसे पूछे कि इफ़ आई एम ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का नेचर क्या है ना, केमिस्ट्री क्या है, मतलब केमिस्ट्री करता क्या है, उसका नेचर क्या है। आपने कहना है कि ठीक है, केमिकल के साथ
खेल करना या केमिकल के साथ कंपोजिशन बनाना एक्सेट्रा, केमिकल्स के बारे में ज़्यादा जानना, है ना, उसको केमिस्ट्री कहते हैं, है ना, यही लिखना है ना। तो इसी तरह सोशोलॉजी का नेचर क्या है? सोशोलॉजी का नेचर है ठीक है, सोसाइटी को समझना, सोसाइटी को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखना कि क्या क्या सोसाइटी में होता है, क्या कुछ है, वो उसका है। तो फिलॉसफी का नेचर क्या हुआ? फिलॉसफी का नेचर हुआ चीज़ों को बारे में जानना, नॉलेज एक्सेट्रा। ये क्या है? ये फिलॉसफिकल एटीट्यूड होना, ये अपने आप में क्या है? फिलॉसफी का नेचर होना है। अब इसमें है अगला, प्रॉब्लम क्या है फिलॉसफी की? देखिए, ऐसे तो फिलॉसफी की प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती हैं, है ना, कि रियलिटी को जानना, लेकिन अल्टीमेटली रियलिटी भी क्या है? तो आप यहाँ पे इसको बेसिकली थोड़ा सा 3-4 कैटेगरी में इसको समझा सकते हैं। हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास फिलॉसफी की कुछ ब्रांच हैं। फ़िलासफ़ी को समझना हो तो अगर फ़िलासफ़ी को समझना हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिंपली कोई फ़िलासफ़ी की बुक लेके आएंगे, उसमें आपको फ़िलासफ़ी नाम से कोई ऐसा कुछ मिल जाएगा, नहीं। हम फ़िलासफ़ी को यूजुअली जब हम पढ़ते हैं तो 2-3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसके कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मेटाफिजिक्स इज़ द पार्ट ऑफ फ़िलासफ़ी, है ना, एपिस्टेमोलॉजी इज़ द पार्ट ऑफ फ़िलासफ़ी, एस्थेटिक्स, है ना, हमने वो सब डिस्कस किया था। लॉजिक भी अपना आप में फ़िलासफ़ी का एक हिस्सा है। तो चीज़ों को हमने इस एंगल से हमने क्लासिफाइड किया क्यों? वाई हमने इनको क्लासिफाइड या फ़िलासफ़ी को हमने क्लासिफाइड इसलिए किया है कि हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स थी, है ना। जैसे कि हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये अल्टीमेट जो रियलिटी है दुनिया में, ये है क्या, है ना, व्हाट इज़ द रियलिटी। तो उसको जानने के लिए हमारे पास मेटाफिजिक्स नाम का एक कॉन्सेप्ट आया। तो यानी कि वो प्रॉब्लम, यानी कि मेटाफिजिक्स क्या है? थ्योरी अबाउट रियलिटी। यानी कि रियलिटी को समझने की बात जब भी आएगी, यानी कि मेटा मतलब जो परे, फिजिक्स मतलब जो दिख रहा है, फिजिकल चीज़ें। तो जो फिजिकल चीज़ें हैं, क्या यही अल्टीमेट रियलिटी है या इसके बियॉन्ड कुछ एग्जिस्ट करता है? तो दिस काइंड ऑफ डिस्कशन हम कहते हैं गॉड है, सेल्फ है एक्सेट्रा, और आप उनको अपनी आँखों से या फिर टच करके नहीं देख सकते, वो सब चीज़ें बियॉन्ड है। क्लियर? तो उसको हम कह रहे हैं मेटाफिजिक्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने किसी भी सब्जेक्ट की ब्रांच कोई बनाई है तो वो ब्रांच हमने इसीलिए बनाई है कि वो अपना आप में एक प्रॉब्लम थी। तो अब कितने तरह की प्रॉब्लम आप कह सकते हैं फ़िलासफ़ी में? फ़िलासफ़ी में प्रॉब्लम हो सकती है, इट मे बी मेटाफिजिकल प्रॉब्लम, इट मे बी एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट मे बी एस्थेटिकल प्रॉब्लम एंड इट मे बी लॉजिकल प्रॉब्लम, है ना। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं फ़िलासफ़ी के अंदर। तो आप इस तरह से चीज़ों को डिफ़ाइन करते हुए चलेंगे, आगे आगे एक एक चीज़ को डिटेल में लिखते चले जाएंगे, तो आपका जो प्रॉब्लम वाला सेक्शन है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ फ़िलासफ़ी। अब सिग्निफिकेंस ऑफ फ़िलासफ़ी, कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, अब इस बात को तो मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ध्यान में होगा जब हम क्लास में एक बात को डिस्कस कर रहे थे कि PhD जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। PhD की फुल फॉर्म होती है फिलॉसफी, PH स्टैंड फॉर फिलॉसफी। तो जो PhD है वो हर एक सब्जेक्ट में होती है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो सोशोलॉजी हो, हर एक सब्जेक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि यस PhD उसमें होती है। तो जब भी किसी इंसान को PhD की डिग्री मिलेगी तो इसका मतलब सिंपल है कि उसको फिलॉसफी की डिग्री मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई पर्सन फिजिक्स में PhD करके निकलता है तो इसका मतलब ये है कि अब उसने पूरी फिजिक्स की फिलॉसफी को पढ़ा है कि क्या होती है फिजिक्स। क्लियर? तो अब ये बताओ कि किस सब्जेक्ट में फ़िलासफ़ी नहीं हो, यानी कि किस सब्जेक्ट में PhD नहीं हो सकती। रिलीजन में PhD हो सकती है, कोई भी सब्जेक्ट जहाँ जहाँ कोई भी समझ या नॉलेज एग्जिस्ट करती है उन सब चीज़ों में PhD हो सकती है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़िलासफ़ी हर एक जगह है,
हर एक चीज़ों में फ़िलॉसफी है, आपके जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सब में फ़िलॉसफी एग्जिस्ट करती है, ठीक। तो यहाँ से आप थोड़ा गैस करने की कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा फ़िलॉसफी में हम इम्प्रूव करेंगे, जितने ज़्यादा हमारे पास फ़िलॉसफिकल मेथड होंगे चीज़ों को समझने के, उतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स अदर मैच्योर होते चले जाएंगे। क्योंकि हम अल्टीमेटली करते क्या हैं, अल्टीमेटली जब हम किसी भी चीज़ में स्टडी करते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, वो हम उसके ऊपर रीथिंकिंग तो करते हैं ना। जो हमने डेफिनेशन दी थी लव फॉर विजडम, है ना, कि नॉलेज से प्यार एक्सेट्रा, ऐसी बातें कर रहे थे, तो वो सब क्या है, वो सब फिलॉसफी ही तो है ना। तो यानी कि फ़िलॉसफी हर एक सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे सोशल साइंस हो। आपने सिंपल लिख देना है कि जितना ज़्यादा फ़िलॉसफिकल एटीट्यूड लोगों में डेवलप्ड होगा तो लोग चीज़ों के बारे में जानना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे एक्सेट्रा। तो आपकी पहली यूनिट का आपका जो एक पूरा कोर है आंसर लिखने का, वो मैंने आपको बता दिया। कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको कुछ इसी तरह से आपको अपनी पहली यूनिट का लॉन्ग क्वेश्चन डील करना है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। अभी आपका जो सेकंड है रिलेशन ऑफ फिलॉसफी विद साइंस एंड रिलीजन, ये भी आप कर सकते हैं, बट लेकिन पहला क्वेश्चन आप करके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आप जल्दी इजीली काफ़ी कुछ डिटेल लिख पाओगे, क्योंकि 5 पेज भरने हैं, थोड़ा सा डिटेल चाहिए कि, है ना। चलो, रिलेशन ऑफ फिलॉसफी विद साइंस एंड रिलीजन, ये आपके पास जो टेक्स्ट बुक दी है उसमें भी दिया हुआ है, नेट पे काफ़ी कुछ इसका मटेरियल मिल जाएगा, है ना। मैंने क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए, अगला जो यूनिट है आपका, इसमें है मेटाफिजिक्स, रियलिटी, अपीयरेंस, चेंज एंड परमानेंस, ठीक है। ये क्या है मेटाफिजिक्स, तो हमने ऑलरेडी डिटेल में स्टडी की थी कि मेटाफिजिक्स क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है एक्सेट्रा, तो मैंने आपको क्लास में बताया था। चलिए, मेटाफिजिक्स, यहाँ ये 2 वर्ड से मिलके बना है। मेटाफिजिक्स का मतलब है, मेटा मीन्स प्रे, बियॉन्ड, फिजिक्स मतलब जो एक फिजिकल पार्ट आपको दिख रहा है इस यूनिवर्स में सामने, यानी कि जो फिजिकल जो रियलिटी है ये दिख रही है, तो यहाँ से इसे हम कहते हैं उसको समझना। इसका लिटरल मीनिंग तो हुआ ये कि रियलिटी को समझना कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है। अब अगर आपको ये डेफिनेशन लिखनी हो, कि डेफिनेशन आप इसकी लिखना चाहते हैं, तो आपने सिंपली कह देना है क्या, थ्योरी अबाउट रियलिटी, कि रियलिटी को समझना, दुनिया में क्या है अल्टीमेट रियलिटी। लोग कहते हैं ना कि गॉड इज अल्टीमेट रियलिटी, या फिर सेल्फ इज अल्टीमेट रियलिटी, या कुछ भी आप कहे कि एटम इज अल्टीमेट रियलिटी, तो वो सब जो डिस्कशन है आपका, वो है मेटाफिजिकल डिस्कशन, ठीक। तो चलिए, मेटाफिजिक्स को मैंने आपको थोड़ा सा एक बेसिक सा इंट्रो समझा दिया, कि कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई मेटाफिजिक्स क्या है, तो आपने सीधा कहना है कि देखिए, रियलिटी के बारे में जानना या उसके बारे में क्यूरोसिटी रखना, वो सब चीज़ें मेटाफिजिकल क्वेरी में आता है, ठीक। चलिए आगे, आपका इसमें तो दिया हुआ है ना, क्या दिया है आपका, ये रियलिटी। ऑब्वियसली रियलिटी क्या है, तो अब जैसे कि अद्वैत फिलॉसफी क्या कहती है कि ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी, है ना। अकॉर्डिंग टू प्लेटो क्या है अल्टीमेट रियलिटी, वो कहेगा जी आइडियाज़ जो हैं, आइडियाज़ इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, है ना। जो अल्टीमेट चीज़ है वो आइडिया है ना, सुप्रीम आइडिया को उसने गॉड कहा है ना। तो आप ये भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेटो वो आइडिया इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, है ना। अकॉर्डिंग टू अद्वैत फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, ब्रह्मा इज़ द गॉड इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा जा सकता है। जैसे चारवाक है, मैंने आपसे डिस्कशन, शायद मैंने आपकी क्लास में चारवाक नहीं है, एक नास्तिक फिलॉसफी है, वो ये कहते हैं कि नहीं, मैटर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, जो आपको दिख रहा है मैटर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। तो ये सब क्या है, ये सब मेटाफिजिकल डिस्कशन है। कोई किस चीज़ को रियल कह रहा है, कोई किस चीज़ को रियल कह रहा है, वो उनकी अपनी अलग जर्नी है, बट थोड़ा समझने वाली बात है कि रियलिटी का मतलब क्या है। चलिए ठीक है, अगला वर्ड आया आपका अपीयरेंस। इस पे मैंने क्लास में बहुत लंबा आपसे डिस्कशन किया है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। अपीयरेंस क्या चीज़ होती है, कि आप इसके जो बुक्स हैं, नोट्स हैं, उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, क्योंकि मेरे लिए अब समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अभी एक ही वीडियो में थोड़ा सा आपका जो सारा का सारा
एक बेसिक सा इंट्रो है मैं दे पाऊँ, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अपीयरेंस क्या चीज़ है। देखो, एक होती है किसी भी चीज़ की अपीयरेंस, एक होती है किसी भी चीज़ की रियलिटी। थोड़ा समझना पड़ेगा कि अपीयरेंस क्या है। देखिए, अपीयरेंस और रियलिटी में एक डिफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए, आप कहीं पे गए, आपने किसी रस्सी को पड़ा हुआ देखा, तो वो हो सकता है आपको लगे कि कोई सांप पड़ा हुआ है ना। तो रस्सी में सांप का दिखना अल्टीमेटली क्या है, एक अपीयरेंस है ना, वो रियलिटी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, कभी कभी आपको कोई परछाई आपको दिखती है अंधेरे में, आप क्या समझते हैं, अरे घोस्ट है, भूत है, एक्सेट्रा। आप उसे कुछ भी मान सकते हैं, तो आपको वो रियलिटी में वैसे ही दिखने लगती है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, रियलिटी एंड अपीयरेंस बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मैंने आपको क्लास में, आपको ध्यान होगा, मैंने एक बात आपको समझाने की कोशिश की थी, शायद आपको ध्यान हो, कि मैं अगर आपको कहूँ कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पेपर, आप क्या कहेंगे, सर वाइट। केस स्टडी के लिए मैंने आपको समझाया था। तो अगर मैं कहूँ कि आप गलत हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे, नहीं, आप कहेंगे नहीं सर, वी आर श्योर कि दिस इज़ वाइट। देन चलिए हम थोड़ा सा इसे आगे बढ़ के देख लेते हैं कि जस्ट इमेजिन, हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप सबको पीलिया हो जाए, है ना, पीलिया जिसे जॉन्डिस कहते हैं, कलर आँखों में चीज़ें, उसमें क्या होता है कि आपको चीज़ें येलोइश दिखने लगती हैं। तो जब चीज़ें आपको येलोइश दिखेंगी तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि चीज़ें जो वाइट है, अब वो आपको वाइट नहीं दिखाई देंगी, पीली दिखेंगी, आपको येलो दिखेंगी। आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब हमें येलो, हमारा जॉन्डिस ठीक हो जाएगा, या फिर हमारा पीलिया ठीक हो जाएगा, हमें फिर से वाइट दिखनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें कैच डाल देते हैं कि दुनिया में सब लोगों को जॉन्डिस फैल गया, एक कोविड की तरह, है ना, वायरस की तरह सबको हो गया है। अब सबको क्या कलर दिखाई देगा, ये सबको कलर दिखाई देगा येलो। और उसमें एक कंडीशन वो डाल देते हैं कि किसी का भी अब वो जॉन्डिस जो हुआ है ठीक नहीं हुआ, सबका परमानेंट हो गया है ना। और जो उनकी आने वाली जनरेशन है उनको भी वो ट्रांसफ़र हो गया है। तो जब बच्चा दुनिया में पहली बार आया, अगली जनरेशन का, तो 3-4 जनरेशन ऐसे बीत गए जिन सबको पीलिया की बीमारी थी। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जितनी भी लोग होंगे उनके लिए ये पेपर अब वाइट नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा, अब उन सब के लिए ये पेपर येलोइश हो जाएगा। तो जो रियलिटी है उनके लिए अब वो येलो में शिफ्ट हो जाएगी। तो जो आइडिया ऑफ वाइट है उनके लाइफ से गायब हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ये कह रहे हैं कि दिस पेपर इज वाइट, आपको ये नहीं कहना कि दिस पेपर इज वाइट, आप क्या कहेंगे, इट्स अपीयरेंस इज वाइट, है ना। तो आपको अपीयरेंस इसकी वाइट दिख रही है, तो अभी भी इसका मतलब यह है कि इसका अल्टीमेट कलर क्या है, वी डोंट नो, वी आर अवेयर अबाउट ओनली ऑन अपीयरेंस ऑफ दिस पेपर। इज इट क्लियर नाउ? चलिए, तो अपीयरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, अपीयरेंस एंड रियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इस बात को समझाने के लिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि फिलॉसफी में कि जो रियलिटी है वो क्या है, वो है एज इट इज़, जो वो है उसके बारे में कुछ कहना। बट लेकिन वो कैसी है, हम अपनी आँखों से, हमारी आँखें लिमिटेड है, हमारा पूरा 5 सेंसेस का जो स्कूल है वो पूरा लिमिटेड है, तो हम उस चीज़ को पूरी तरह से कंप्लीट शायद जान पाएँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता। सो अभी के लिए मुझे इस बात को समझना पड़ेगा कि वी आर लिमिटेड, आवर सेंसेस आर लिमिटेड, सो आवर नॉलेज आल्सो लिमिटेड, है ना। सो अपीयरेंस एंड रियलिटी के बीच में थोड़ा सा एक समझाने के लिए मैंने आपको समझाया कि क्या डिफरेंस है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से आप कुछ थोड़ा सा एक बेसिक सी समझ रखने के लिए मैंने आपको बताया, बाकी आप इसमें जो मैंने बुक्स आपके डाली है, नोट्स डाले हैं, उसमें ईजिली आपका ये कवर हो जाएगा। नहीं होता तो आप इंटरनेट पे जाइए, इंसाइक्लोपीडिया, फिलॉसफी इंसाइक्लोपीडिया पे जाइए, थोड़ा सा वहाँ से देखिए। अदरवाइज़ आप चैट जीपीटी से भी देख सकते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे तैयारी करने में हेल्प हो जाएगी। ध्यान रहे कि चैट जीपीटी कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो उससे दोबारा से रीवेरीफाई ज़रूर कर लें उस बात को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका इसी यूनिट में चेंज एंड परमानेंस का,
कि सबसे बड़ा सवाल है कि जो हम कहते हैं चेंज इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, क्योंकि जो भी आपको दिख रहा है अपने सराउंडिंग में, आप देख रहे होंगे कि सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है धीरे धीरे। तो क्या यही रियलिटी है अल्टीमेट, कि चेंज इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, या कोई चीज़ ऐसी है जो बदल नहीं रही? इसको लेके फिलोसोफर्स के बीच में डिबेट है। ठीक, तो कुछ फिलोसोफर्स ने कहा कि चेंज इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। इसके बारे में आप थोड़ा सा परमेनाइडिस का और हेराक्लाइटिस का जो एक पर्सपेक्टिव है, थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप थोड़ा सर्च करिए कि चेंज एंड परमानेंस के बारे में, हेराक्लाइटस एंड इन सब का जो स्कूल है वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा बेसिकली आप वहाँ से तैयारी कर लेना। आप कहेंगे तो हम इस पे एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेंगे, ऑनलाइन ही होगा, जूम पे ले लेंगे या फिर गूगल मीट पे, चलो वो हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए आपका थोड़ा सा एक मैंने बेसिक सा इंट्रो दे दिया है। चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस, थेल्स, परमेनाइडिस और हेराक्लाइटस मतलब क्या है इस बात का, कि जो हमारे जो वेस्टर्न फिलॉसफी डेवलप्ड हुई है ना, तो शुरुआत उसकी थेल से होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि थेल से पहले भी लोग होंगे, सोचने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन वो सब, उन सब का पर्सपेक्टिव क्या था, उनके लोकल जो फेथ बिलीफ उनसे बायस था। तो क्या थेल्स का नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले वेस्टर्न फिलॉसफी में हम जो पढ़ते हैं वो स्ट्रक्चरल तरीके से किसी ने अगर समझाने की कोशिश की, तो सबसे पहला फिलॉसफर उसमें हम थेल्स को पढ़ते हैं। तो जब उसने कहा कि हमारा जो आसपास जो सब्सटेंस है, मतलब पदार्थ है, वो अल्टीमेट क्या है, यानी कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे यूनिवर्स मिलके बना है, जिससे हमारी पूरी कायनात बनी है। क्योंकि जब भी आप फिजिक्स या साइंस जब डिस्कस करती है चीज़ों के बारे में, जानने की कोशिश करती है, तो वो अल्टीमेटली क्या जानना चाहते हैं? साइंस यही जानना चाहती है कि वो ऐसी क्या चीज़ है जिससे पूरा यूनिवर्स मिलके बना है ना, पूरी हमारी हर चीज़, ये पेपर भी किस चीज़ से मिलके बना है। तो उसने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा, लेकिन अभी उसके भी आगे चीज़ें आ गई हैं। तो हमेशा से हर टाइम में ह्यूमंस ने इस बात को जानने की कोशिश की है कि हमारा जो अल्टीमेट रियलिटी है, मैटर्स हैं, वो क्या है, कैसे बना, एक्सेट्रा। तो इस चीज़ के बारे में 3 थिंकर्स हैं आपके, थेल्स, परमेनाइडिस एंड हेराक्लाइटस। इनके थोड़े से व्यू देख के जाना क्या है। जैसे कि थेल्स के अकॉर्डिंग अल्टीमेट रियलिटी क्या है? वाटर है, पानी है। क्यों? क्योंकि वो एक टापू पे पैदा हुआ है ना, तो उसने चारों तरफ देखा कि उसके पानी ही पानी है, तो उसे लगता था कि पानी से ही उसे खाना मिलता है, मतलब मछली वगैरह जो सब कुछ मिलता है। तो उसे लगा कि पानी अगर ना हो तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, है ना, पानी ही सब चीज़ अल्टीमेट रियलिटी क्रिएट करती है। तो उसने फंडामेंटल एलिमेंट को वाटर कहा। दूसरा हेराक्लाइटस। हेराक्लाइटस, अब ध्यान रखना इसमें लाइट वर्ड है ना, एक समझाने के एंगल से ध्यान रखना। लाइट का मतलब फायर। तो इसने कहा कि नहीं, दुनिया में फायर अल्टीमेट चीज़ है ना, फायर ही अल्टीमेट रियलिटी है। देखिए, क्योंकि फायर ही है जो चीज़ों को जला के खराम भस्म कर देती है, फायर ही है जो आपकी इतनी हेल्प करती है, फायर ही है जो अगर सन ना निकले तो पूरा यूनिवर्स, जो अर्थ की जो लाइफ है वो क्या होगी? नहीं होगी। तो फायर ही है, यानी कि लाइट की फॉर्म वो अल्टीमेटली फायर से ही निकली है ना। तो वो सब चीज़ें क्या है, उसे लगता था कि फायर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। तो थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें आप थोड़ा मतलब इनकी देख लेना कि क्या कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये तीनों थिंकर्स इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आए, चाहे आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आए। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आप इन तीनों थिंकर्स का सब्सटेंस के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, थोड़ा सा ChatGPT से सर्च करो, चाहे कहीं से भी सर्च करो, कर लेना। चलिए, अगला जो है आपका यूनिट है, यूनिट 3 में एपिस्टेमोलॉजी, डेफिनेशन एंड नॉलेज, नेचर एंड नॉलेज। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैंने फिर से कह रहा हूँ कि मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी को लेके आपके क्वेश्चन 101% आएंगे, याद करके जाना, ठीक। क्योंकि अगर नहीं भी आए तो आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन डील कर लोगे, है ना, आपको हेल्प हो जाएगी करने में। तो मेटाफिजिक्स तो हमने डिस्कस कर ली थी, आप दोबारा से ChatGPT पे जाओ या बुक्स पढ़ो, कहाँ से क्या है मेटाफिजिक्स, वो ठीक है।
अभी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, मैं क्लास में इसके बारे में बहुत ज़्यादा टू मच ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। एपिस्टेमोलॉजी ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एपिस्टेमिक का मतलब है नॉलेज, लॉजी का मतलब है साइंस, है ना, एक तरह से जान, एक तरीका कह सकते हैं, है ना। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या हुआ, तो एपिस्टेमोलॉजी हुआ किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब नॉलेज के बारे में साइंस, साइंस ऑफ नॉलेज आप कह सकते हैं इन रफ सेंस। तो अब डेफिनेशन लिखनी हो तो सिंपल आप ये लिख देंगे क्या, कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, नॉलेज, अब इट्स अबाउट नॉलेज अल्टीमेटली, है ना, बस। तो वो एपिस्टेमोलॉजी है। डेफिनेशन आपको मिल जाएगी आज के टाइम में, आपसे मुझसे ज़्यादा चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर रहा होगा, आई नो, बट लेकिन मैं आपको ना एक कोड दे रहा हूँ कि आपको कैसे चीज़ों के बारे में सर्च करना है। सर्च भी करना है तो वो क्या सर्च करें, अदरवाइज आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी नेट पर, यू विल बी कन्फ्यूज्ड, है ना। तो आपको इसमें लिखना है एपिस्टेमोलॉजी की डेफिनेशन, ठीक। इसे हिंदी में कहते हैं, कुछ बच्चे मेरे पास आए थे पंजाबी या हिंदी में पूछते हैं क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ज्ञान मीमांसा, ठीक। ज्ञान मीमांसा का मतलब है ज्ञान, और मीमांसा का मतलब होता है एक तरह का कुछ एनालिसिस टाइप करना। तो ज्ञान के बारे में जब भी आप कुछ एनालिसिस करते हैं तो एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तो इसमें 3-4 चीज़ें हम प्राइमरीली डिस्कस करते हैं। क्या, एग्जाम्पल के लिए, व्हाट इज़ नॉलेज, नॉलेज है क्या चीज़, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, एक्सेट्रा। इस तरह के प्राइमरी क्वेश्चन हम इसमें एपिस्टेमोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अब यही चीज़ें आप कहाँ लिख सकते हैं, वो जो प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी थी, ये चीज़ें आप सेम टू सेम वहाँ भी लिख सकते हैं। तो अभी आपका जो एपिस्टेमोलॉजी का है डेफिनेशन क्या है, आप इसमें लिखिए डेफिनेशन, 4-5 तरह की डेफिनेशन लिख लीजिए, है ना। इंडियन पर्सपेक्टिव से क्या है एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से क्या है, दोनों पर्सपेक्टिव अगर आप लिखें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला इसमें क्या है, अगली डेफिनेशन है इसका नेचर ऑफ नॉलेज। नेचर क्या होता है नॉलेज का, वो इसमें तो मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सर्च कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये वाला सवाल जो है 3rd यूनिट का पहला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चलो ठीक है। काइंड्स एंड सोर्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्लेटो हैं, प्लेटो के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या चीज़ है ना। वो अल्टीमेट रियलिटी किसे मानते हैं, उनके लिए अल्टीमेट रियलिटी है क्या, आइडिया। अब वो आइडिया का मतलब ये नहीं कि एन आइडिया खाली ऐसा कुछ चल रहा है कि वो नहीं, उनके अकॉर्डिंगली आइडिया जो है वो प्राइमरी चीज़ है, बाकी जो आपको दुनिया में सब कुछ दिखता है वो सब कॉपी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा है बोतल, तो जो बोतल बनाने वाले के दिमाग में पहले ये बोतल रियल लाइफ में आई या इसका आइडिया आया, है ना। तो पहले इसका आइडिया आता है, तो प्राइमरीली चीज़ पे आइडिया है। तो ये बोतल क्या है, ये बोतल तो केवल उसकी एक कॉपी है। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये सब चीज़ें जो आपको दिखती हैं वो सब चीज़ें क्या हैं, वो आइडिया हैं, है ना, आइडियाओं की कॉपी हैं केवल। तो अल्टीमेट रियलिटी जो बनेगी वो आइडियाओं से मिलके बनती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो जो मैं एक एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं जो एक एक वर्ड यूज कर रहा हूँ वो सब के सब किसी न किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सब अपने आप में एक आइडिया को लिए हुए हैं। मैंने कहा, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपसे कहा कि हमारे कॉलेज के सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक एम्बुलेंस आई और उसे डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल लेके गई और उसका इलाज किया और वो ठीक हो गया। आपने कहा कि यस सर ठीक है, हमें समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में कैसे आया, इस बात को ज़रा थोड़ा ध्यान से एनालाइज करने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने एक एक वर्ड को ज़रा ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि हमारे सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ। अब किसी कौन था, मैंने उसमें ये नहीं कहा कि डॉग का एक्सीडेंट हुआ, बिल्ली का एक्सीडेंट हुआ या मच्छर एक्सेट्रा, कुछ नहीं कहा। आपने खुद अज्यूम कर लिया कि हाँ किसी का मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ। एम्बुलेंस आई, आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर वो एम्बुलेंस मतलब कोई कौन सी कंपनी की थी या फिर एम्बुलेंस कैसी थी। कोई रिक्शा भी तो एम्बुलेंस टाइप हो सकती है ना, उसके ऊपर एम्बुलेंस लिख दो वो रिक्शा बन जाएगी। ईवी को आप जो ऑटो चलती है 3 पहिए वाली, वो उसको भी तो एम्बुलेंस बना सकते हो। लेकिन नहीं, आपके दिमाग में द आइडिया ऑफ एम्बुलेंस है ना,
एम्बुलेंस क्या है। आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर वो कौन से हॉस्पिटल में लेके गए थे, 16 में लेके गए, 32 में लेके गए, पीजीआई में लेके गए। नहीं, आपके दिमाग में आइडिया ऑफ हॉस्पिटल है पहले से ही, आपने खुद मैच कर लिया। मैंने कहा कि डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, आपने ये नहीं पूछा कि सर हड्डियों का डॉक्टर था, किडनी का डॉक्टर था, या कौन सा डॉक्टर था। आपके पास एक आइडिया ऑफ डॉक्टर्स है ब्रेन में खुद। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा आइडियाओं की फॉर्म में चलती है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो थोड़ा सा इसको देख के जाना कि क्या है ना। चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप इसको डील ना कर रहे हो, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाला है। तो बेसिकली चीज़ों को छोड़ना नहीं है आपने। ठीक है, चलो करो, आगे चलते हैं। आगे है आपका एथिक्स डेफिनेशन एंड मेजर प्रॉब्लम ऑफ एथिक्स, वर्च्यू एंड गुडनेस। चलो, कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है। एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, हिंदी में कहते हैं ना। अब एथिक्स की डेफिनेशन क्या है, आप इसे ChatGPT पे सर्च करो, गूगल पे करो, चाहे इंसाइक्लोपीडिया पे करो, थोड़ा ट्राई भी करो, है ना। बुक्स लिखी हुई है आपके पास, नोट्स दिए हैं मैंने आपको, उसमें से उठाओ, देखो कि क्या होती है एथिक्स। तो एथिक्स की प्रॉब्लम क्या है? देखो, एथिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है उसके बारे में समझना। ठीक? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हम दुनिया में सही क्या है, गलत क्या है, आप सब लोग हमेशा ये डिस्कशन में रहते हैं कि नहीं सर ये गलत हुआ, सर वो सही हुआ, ये गलत है, वो सही है। आप हमेशा इस तरह के डिस्कशन करते हैं। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि आप सही और गलत के बारे में जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक? तो एथिक्स का काम भी कुछ ऐसा ही है, चीज़ों के बारे में सही और गलत का पता करना, वो एथिक्स का काम है। ठीक है ना, वही एथिक्स की प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल के लिए, हमें ये बात समझनी क्यों पड़ रही है? हमें ये बात इसलिए समझनी पड़ रही है, कुछ बच्चे जैसे हमेशा मुझसे पूछते हैं कि सर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछता हूँ कि सही क्या है, मुझे बताओ, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गुडनेस। अब आप इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे कि नहीं सर, जो ज़्यादातर लोग मानते हैं वो ठीक है। सोसाइटी में जिस बात को ज़्यादातर लोग हाथ खड़ा करके बोल दे कि सर ये बात ठीक है, तो वो ठीक हो जाती है। और जिस बात को ज़्यादातर लोग खड़ा होकर ये कह दे कि नहीं ये बात गलत है, तो वो गलत हो जाती है। क्या सच में ऐसा है? इसका काउंटर में देने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, कुछ एक सोसाइटी ऐसी हैं जहाँ पे मानव बलि दी जाती है, मतलब ह्यूमंस की किलिंग की जाती है, मतलब लिटरली वो बलि देते हैं, है ना। कुछ ट्राइबल इतिहास में, हिस्ट्री में ऐसी रही हैं। तो उनके यहाँ अगर 1000 मेंबर्स हैं तो 1000 के 1000 का कहना ये है कि नहीं ये ठीक है, हमारे देवता खुश होते हैं एक्सेट्रा, या फिर हमारे जो गॉड हैं, जो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो भी है वो उसको फॉलो करते हैं। तो उन लोगों ने कहा ऐसा है, तो क्या आप ये कहेंगे ठीक है? नहीं। तो मोस्टली ज़रूरी नहीं है कि मेजॉरिटी किस बात को ठीक कह रही है या गलत कह रही है। आप आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि किसी लोकल लेवल पे लोगों के ग्रुप ने कुछ ऐसा फरमान सुनाया, पंचायत में कुछ इस तरह की बात निकल के आई जो आप कहेंगे यार ऐसा पंचायत कैसे सुना सकती है। तो वो भी लोग हैं ना, वो भी एक थोड़ा मास लेवल है, तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो भी ठीक डिसीजन सुना पा रहे हो। लड़कियों के कपड़ों को लेके कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वो भी अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? तो वो एक ग्रुप है ना, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, तो उनके कह देने से क्या सही और गलत डिसाइड हो जाएगा क्या? ठीक है, तो इस तरह के आपके जो सवाल हैं वो हम एथिक्स में डिस्कस करते हैं। क्लियर? अब एथिक्स में कुछ एक ब्रांचेज हैं जिनको आप थोड़ा सा देख लेना, जैसे कि हेडोनिज्म हुआ, है ना, यूटिलियरियन थॉट्स हुए, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो इसके कुछ प्राइमरी थ्योरीज हैं हमारी एथिक्स की, तो थोड़ा सा वो देख के जाना। आपके 4th वाले में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एथिक्स से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है लॉन्ग क्वेश्चन की। आपको अगर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पूछना है तो हम इस पर एक एक्स्ट्रा क्लास भी रख सकते हैं। आप कहेंगे कि सर ये वाला आपको कुछ टेक्निकल पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे ग्रुप में डाल लो और मैं उसकी आपको ऑडियो की फॉर्म में ही आपको वहीं पे मैं बना के डाल दूंगा। एक बेसिक सा डिस्कशन है ना। बाकी लिटरल जो वर्ड्स हैं आप कैसे लिखना है डेफिनेशन की फॉर्म में, वो आप अपनी बुक से सर्च कर लेना।
मेरा काम है थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लेवल पे अगर आपको इशू आ रहा है, मैं आपके साथ वो डील करूँगा, ठीक है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे वो लिख के ग्रुप में मुझे भेजते रहें। चलो ठीक है। अगला है हैप्पीनेस, जस्टिस, करेज एंड, इसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जो मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं शॉर्ट, वो यहाँ से बनेंगे। हैप्पीनेस क्या है, जस्टिस क्या है, करेज क्या है, आपको एक एक की डेफिनेशन देख के जानी है विद एग्जाम्पल। तो जितने भी आप शॉर्ट आंसर लिखेंगे सब में उनकी डेफिनेशन के साथ साथ नीचे एक एग्जाम्पल जरूर लिखना। उससे क्या होगा, उससे आपके जो मार्क्स हैं अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। चलो अभी मैंने आपका थोड़ा सा एक बेसिक सा एक डिस्कशन था, मेरा मन था कि मैं आपसे डिस्कस करूं कि सिलेबस का थोड़ा सा उस तरह से, तो मैंने आपको ये डिस्कस किया है। चलो बाकी अगर आपको किसी भी यूनिट में या फिर किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वो उसका या तो पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उसे ग्रुप में ही भेज सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में भी भेजोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं ग्रुप में ही उन चीज़ों के आपके क्वेश्चन डील कर दूँगा। ग्रुप में ही डालना कि सर मुझे ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। मैं उसको ग्रुप में ऑडियो की जो आता है उसी में डिटेल थोड़ी सी बता दूंगा। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लिखना कैसे है वो आपकी वोकैबुलरी अपनी है, ठीक है। चलो।